Assalamu alaikum dear students and welcome back to the video tutorial of System and Network Administration. तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने फाइल सिस्टम्स के बारे में पढ़ा, एस्पेक्ट्स ऑफ फाइल सिस्टम्स के बारे में पढ़ा और टाइप्स ऑफ फाइल सिस्टम्स के बारे में पढ़ा। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में और उनके फाइल सिस्टम्स के बारे में। मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्टरी क्लास में बताया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग बेसिकली कहते किसे हैं। जैसे आप लोगों के हाथ में जो मोबाइल है, अगर एंड्रॉयड मोबाइल है तो एंड्रॉयड क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, और अगर आईफोन है तो iOS क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसी तरीके से अगर हम लैपटॉप्स की बात करें तो विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, और अगर आपके पास एप्पल है तो मेरे ख्याल से व्हाट वी को उसके हम ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या कहते हैं, आई डोंट रिमेंबर एट दिस टाइम, लेकिन आई विल लेट यू नो। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि चाहे जिस भी तरह का आपके पास कंप्यूटर हो, आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम लाजमी होता है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ना सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में, बल्कि उनके हर एक मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स और उन ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल सिस्टम्स किस तरह के हैं, इस चीज़ को हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो आई एम रियली एक्साइटेड एंड आई होप आप लोग भी होगे, और अगर नहीं हो तो हो जाओ, क्योंकि लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे हमारे पास है फाइल सिस्टम एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हम लोग कह रहे हैं कि मैनी ऑपरेटिंग सिस्टम इंक्लूड सिस्टम फॉर मोर देन वन फाइल सिस्टम। समटाइम्स द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड द फाइल सिस्टम आर सो टाइटली इंटरवीवन दैट इट इज़ डिफिकल्ट टू सेपरेट आउट फाइल सिस्टम फंक्शन। और बेसिकली ये कह रहे हैं कि हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम और फाइल सिस्टम आपस में इतने ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं कि दोनों को अलग करना बहुत मुश्किल होता है। और येस दैट इज़ ट्रू, क्योंकि हर ऑपरेटिंग सिस्टम का अपना एक फाइल सिस्टम होता है, और ज़रूरी नहीं कि एक सिस्टम के ऊपर एक ही फाइल सिस्टम हो, क्योंकि हम लोगों ने पहले भी बात की थी कि वन सिस्टम कैन हैव मल्टीपल फाइल सिस्टम्स। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। अच्छा, उसके बाद वो क्या कह रहे हैं, उसके बाद वो कह रहे हैं देयर नीड टू बी एन इंटरफेस प्रोवाइडेड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर बिटवीन द यूज़र एंड द फाइल सिस्टम। यानी कि एक इंटरफेस होना चाहिए यूज़र और फाइल सिस्टम के दरमियान। I agree. Finally, this interface can be textual, such as provided by the command line interface, such as the Unix shell, or OpenVMSDCL is a graphical, such as provided by the graphical user interface, such as file browsers. यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूँ ये क्या बात कर रहे हैं, कि ये लोग कह रहे हैं कि यूज़र और फाइल सिस्टम के दरमियान एक इंटरफेस होना चाहिए। और अगर हम विंडोज़ में देखें तो हमारे पास वो इंटरफेस है कमांड लाइन इंटरफेस, कमांड लाइन इंटरफेस। ठीक है, उसके बाद वो कह रहे हैं कि यूनिक्स के अंदर हमारे पास यूनिक्स शेल है या ओपन VMSDCL है। ठीक है, तो उन्होंने एक एग्जांपल दी है कि यूज़र और फाइल सिस्टम्स के दरमियान एक इंटरफेस होना चाहिए। और एक एग्जांपल आप याद रखने के लिए रख लो, दैट इज़ विंडोज़ के अंदर हमारे पास क्लाइंट कमांड लाइन इंटरफेस जो है, दैट इज़ बेसिकली एन इंटरफेस बिटवीन यूज़र एंड द फाइल सिस्टम। फाइल सिस्टम्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, कंफ्यूज नहीं होना, वापस आ जाओ। ठीक है, अच्छा, उसके बाद वो कह रहे हैं सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम जो हम लोगों ने डिस्कस करना है दैट इज़ यूनिक्स। सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमने डिस्कस करना है दैट इज़ यूनिक्स। तो क्या कह रहे हैं, यूनिक्स लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिएट अ वर्चुअल फाइल सिस्टम व्हिच मेक्स ऑल द फाइल्स ऑन ऑल द डिवाइसेस अपीयर टू एग्जिस्ट इन द सिंगल हायरार्की. This means in those systems there is one root directory and every file existing on this system is located under its somewhere. Unix-like system can use a RAM disk or a network shared resource as its root directory. अच्छा, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, मैं बताती हूँ क्या कह रहे हैं। हम लोग सबसे पहला ऑपरेटिंग हम लोगों ने आज जो डिस्कस करना है वो करना है ऑपरेटिंग सिस्टम एंड देयर फाइल सिस्टम्स। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जैसे एंड्रॉयड हो गया, जैसे विंडोज़ हो गई। ठीक है, और फाइल सिस्टम क्या होते हैं जो हम लोगों ने पहले डिस्कस किए थे, जैसे डिस्क हमारे पास एक फ़ाइल सिस्टम था, उसके बाद नेटवर्क फाइल सिस्टम था, और उसके बाद द थर्ड वाज वन स्पेशल पर्पस फाइल सिस्टम। ठीक है, तो दैट इज़ बेसिकली फाइल सिस्टम्स, वो उसकी टाइप्स हैं। तो यहाँ पे जो हम सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ यूनिक्स। और यूनिक्स के अंदर क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि डेटा जो है या जो फाइल्स हैं हमारी एक ही सिंगल हायरार्की में सेव होती है, और जितना भी डेटा है वो एक ही रूट डायरेक्टरी को फॉलो करते हुए आ रहा है, यानी एक के बाद दूसरा डेटा, दूसरे के बाद तीसरा डेटा, लेकिन एक ही रूट डायरेक्टरी होती है, यानी एक ही फोल्डर होता है। डायरेक्टरी के बारे में मैंने क्या कहा था, एक ही फोल्डर होता है, उसी के अंदर ही जो है आपको सारा डेटा मिलता है। तो यूनिक्स के अंदर इस तरीके से डेटा सेव होता है।
उसके बाद वो कह रहे हैं कि यूनिक्स लाइक सिस्टम असाइन अ डिवाइस नेम टू ईच डिवाइस बट दिस इज़ नॉट हाउ द फाइल्स ऑन दैट डिवाइस आर एक्सेस्ड। वो ये कह रहे हैं कि एक डिवाइस को जो है वो नाम दे दिया जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उस नाम से एक्सेस किया जाए फाइल को। Instead, to gain access to files on another device, the operating system must be informed where in the directory tree those files should appear. This process is called mounting a file system. For example, to access the file on a CD-ROM, one must tell the operating system take the file system from CD-ROM and make it appear at a such and such directory. देखो वो लोग पहले ही यूनिक्स पे अंदर क्या होता है, किस तरीके से चीज़ें चल रही होती हैं कि आपकी सारी फाइल्स जो है वो एक ही फोल्डर के अंदर होती हैं, ठीक है, एक ही डायरेक्टरी के अंदर होती हैं। तो इसमें इस तरीके से नहीं होता, और उस डायरेक्टरी को या उस डिवाइस को जो है वो एक नाम दे दिया जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप लोगों को जो है इसी तरीके से सर्च करना होगा। बेसिकली उसमें क्या कहते हैं, उन्होंने एग्जांपल क्या दिया है, टू एक्सेस अ फाइल ऑन CD रोम। अगर फॉर एग्जांपल आपने CD रोम से कोई चीज़ रीड करनी है, क्योंकि CD इज़ ऑल्सो अ डिस्क फाइल सिस्टम, ठीक है, इट इज़ ऑल्सो अ फाइल सिस्टम, क्योंकि हमने डिस्क फाइल सिस्टम के अंदर ये चीज़ पढ़ी है, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने CD रोम से कोई डेटा फैच करना है या रीड करना है, तो वो क्या कहते हैं, वो इस तरीके से पहले कमांड पास करेंगे कि टेक द फाइल फ्रॉम दी CD रोम। तो तब वो CD रोम से जो है वो फ़ाइल कैच होगी और उसके बाद वो रन होगी, ठीक है। और इस तरह ये जो कैचिंग, ये जो ऑर्डर पास करना और फाइल फैच करना है, इसको क्या कहते हैं, माउंट पॉइंट। यानी CD रोम हमारे पास यहाँ क्या है, माउंट पॉइंट है। और ये जो हमारा प्रोसेस, इसको क्या कहते हैं, माउंटिंग। माउंटिंग का मतलब ये है कि चूँकि हमारे पास यूनिक्स में सारा डेटा एक ही डायरेक्टरी के अंदर सेव हो रहा है, तो हम लोग उसको इनिशियली जो है एक एक करके कमांड पास करते हैं कि अब इस डिस्क से डेटा फैच कर लो, अब इस नेटवर्क से फ़ाइल फैच कर लो, अब और किसी तरह की फ़ाइल किसी और जगह पड़ी है तो वहाँ से फैच कर लो, ठीक है। तो अगेन इस प्रोसेस को कि कमांड पास करना और फाइल फैच करना, इसको हम कहते हैं माउंटिंग। और जिस जगह से फ़ाइल फैच हो रही है, जैसे कि अगर CD रोम से फ़ाइल फैच करने का कहा गया है तो CD रोम इज़ अ माउंट पॉइंट, ठीक है। आई होप आई एम प्रीटी मच क्लियर। थोड़ा सा रिवाइज कर देती हूँ, अगर नहीं समझ आई तो। मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि आज का हमारा टॉपिक है फाइल सिस्टम और ऑपरेटिंग सिस्टम्स, ठीक है। मैंने बताया कि ये दोनों चीज़ें आपस में इतनी ज़्यादा कनेक्टेड है कि हम इनको अलग नहीं कर सकते, क्योंकि हर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर फाइल सिस्टम्स होते हैं और ज़रूरी नहीं एक ही तरह के हों, क्योंकि हो सकता है नेटवर्क से भी फाइल शेयर हो रही हो और डिस्क या फ्लैश के थ्रू भी जो है वो फाइल शेयर हो रही हो, ठीक है। तो सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमने पढ़ा दैट इज़ लिनक्स। और लिनक्स के अंदर उन्होंने क्या बताया कि आपका सारा डेटा जो है वो एक रूट डायरेक्टरी के ऊपर हायरार्की की फॉर्म में जो है वो सेव किया जा रहा होता है। और इसमें डेटा फैच किस तरीके से किया जाता है कि पहले कमांड पास की जाती है कि टेक द डेटा फ्रॉम दिस प्लेस दैट प्लेस, ठीक है, कि बताया जाता है कि डेटा यहाँ से फैच करो। तो वो जो बताना होता है कि डेटा यहाँ से फैच करो, उसको हम कहते हैं दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड माउंटिंग, ठीक है। और फिर जैसे एग्जांपल दी यहाँ पे कि टेक द डेटा फ्रॉम द CD रोम, तो CD रोम तो यहाँ पे माउंट पॉइंट हो गया, लेकिन ये जो प्रोसेस है जिसमें कमांड पास करनी है कि टेक द डेटा फ्रॉम CD रोम, दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड माउंटिंग, ठीक है। तो इतनी समझ आ गई। उसके बाद हम लोग चलते हैं, मैं इतनी ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रही ताकि मेरे बच्चे कंफ्यूज ना हो, हम डायरेक्टली जंपिंग करते हैं लिनक्स के ऊपर। सॉरी। The first one we discussed was Unix, and the second one we are going to discuss is Linux. तो लिनक्स में क्या कह रहे हैं, लिनक्स सपोर्ट न्यूमरस फाइल सिस्टम्स। अच्छा, कह रहे हैं कि लिनक्स में एक से ज़्यादा फाइल सिस्टम्स हो सकते हैं। फिर वो कह रहे हैं कि बट कॉमन चॉइसेस फॉर द सिस्टम डिस्क ऑन द ब्लॉक डिवाइस इंक्लूड द एक्स्ट फाइल, यानी कि EXT फैमिली जो है हमारे पास, EXT2, EXT3, EXT4, XFS, GFS, ये सब EXT एक्सटेंशन की जो है वो फैमिली है, ठीक है।
तो वो यहाँ से हमें समझ के आई कि हमारे पास एक लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हमारे पास एक से ज़्यादा फाइल सिस्टम हो सकते हैं, और यहाँ पे जो ज़्यादा है दैट इज़ EXT फैमिली। ये फैमिली है, इसके अंदर डिफरेंट हमारे पास फाइल सिस्टम्स हैं। जैसे हमारे पास EXT2 है, EXT3 है, EXT4 है, XFS है, JFS है, BTRFS है एंड सो ऑन। ठीक है, तो ठीक हो गया, ये तो हमें समझ आ गई। इतना ही याद रखने की ज़रूरत है, बहुत इन डिटेल जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लिनक्स के अंदर हमारे पास एक से ज़्यादा फाइल सिस्टम होते हैं, लेकिन यूजुअली हमारे पास EXT फैमिली होती है ज़्यादा, जिसके अंदर हमारे पास EXT2, EXT3, EXT4 एंड सो ऑन। एग्जाम्पल्स भी आपने लास्ट में देनी है। तो 2 ऑपरेटिंग सिस्टम हमने पढ़ लिए। The first one is Unix and the second one is Linux। ठीक है, उसके बाद मैं आप लोग को रिवाइज करवा दूंगी, परेशान ना हो। एंड द थर्ड वन इज Solaris। Solaris is an earlier releases defaulted to non-journal or non-logging UFS for bootable and supplementary file system. Solaris defaulted to supported and extended UFS support for other file system, and significant enhancements were added over time, including Veritas software, Sun Microsystems, clustering, Sun Microsystems, etc. अच्छा, उसके बाद हमारे पास द नेक्स्ट वन इज़ मैक OS। ये नाम मेरे जहन से निकल रहा था कि हमारे पास अगर हमारे पास मैक बुक है तो उसके अंदर हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, तो दैट इज़ मैक OS। ठीक है, तो मैक OS फॉर्मली मैक OS X यूजेस द एप्पल फाइल सिस्टम। अच्छा, इनका अपना फाइल सिस्टम है, दैट इज़ एप्पल। जैसे हम लोगों ने पहले फाइल सिस्टम्स पढ़े हैं ना डिफरेंट, तो इनका इनका अपना फाइल सिस्टम है, दैट इज़ एप्पल फाइल सिस्टम। तो उसको एब्रीविएशन क्या है, APFS, एप्पल फाइल सिस्टम, which recently replaced a file system inherited from the classical Mac OS called HFS Plus। अच्छा, सबसे पहले इनका कौन सा फाइल सिस्टम था, क्लासिक मैक OS, और उसके बाद क्या बन गया, दैट इज़ एप्पल फाइल सिस्टम। ठीक है, Apple also uses the term Mac OS Extended for HFS। देखो, सबसे पहले इनके पास क्या था, Mac OS था। Mac OS के बाद इनके पास क्या है, एप्पल फाइल सिस्टम। तो एप्पल फाइल सिस्टम को एक्सटेंडेड Mac OS भी कहते हैं, बेसिकली ये लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद कह रहे हैं इज़ अ मेटा डेटा रिच एंड केस प्रिजर्विंग बट यूजली केस इनसेंसिटिव फाइल सिस्टम ड्यू टू द यूनिक्स रूट्स ऑफ द Mac OS। अच्छा, फर्स्ट तो ये क्या है, मेटा डेटा रिच है कि इसमें डेटा अबाउट द डेटा इज़ वेरी रिच। दूसरी वो कह रहे हैं केस प्रिजर्विंग है। ठीक है, केस प्रिजर्विंग यानी कि अपर केस या लोअर केस प्रिजर्विंग है, और बट यूजली केस इनसेंसिटिव फाइल सिस्टम। लेकिन जो है ये केस इनसेंसिटिव है। जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर को हमारा जो विंडोज़ का फाइल सिस्टम है ये डिफ्रेंशिएट करता है ना, लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास एप्पल फाइल सिस्टम है ये केस इंसेंसिटिव है। ये अपर केस को और लोअर केस को डिफ्रेंशिएट नहीं करता फाइल सिस्टम की बेसिस पे, फाइल नेम्स की बेसिस पे कह सकते हैं। उसके बाद हमारे पास कहते हैं कि ये जो इसकी खूबी इनहेरिटेड है, ये किससे इनहेरिटेड है, यूनिक्स से, एज दी यूनिक्स रूट्स ऑफ MX। ठीक है, अच्छा, इसके बाद इसकी डिटेल्ड है जिसमें हमें फाइल नेम्स कैन बी अप टू 255 कैरेक्टर्स वगैरह वगैरह। अच्छा, यहाँ पे ओवरऑल मैं आपको एक ब्रीफ व्यू दे देती हूँ कि वो क्या कह रहे हैं कि मैक OS जो हमारे पास है या एप्पल फाइल, ये जो हमारे पास मैक बुक्स होती हैं इनके अंदर जो फाइल सिस्टम होता है इनको कहते हैं एप्पल फाइल सिस्टम। और एप्पल फाइल सिस्टम से पहले हमारे पास क्या था, मैक OS। ठीक है, और मैक OS से वो बना एप्पल फाइल सिस्टम, तो एप्पल फाइल सिस्टम को हम एक्सटेंडेड मैक OS भी कह सकते हैं। ये जो हमारे पास फाइल सिस्टम है ये केस इंसेंसिटिव है, इसमें जो है क्योंकि इसका यूनिक्स से जो कनेक्शन है तो इसलिए ये केस इंसेंसिटिव है। अपर लेटर और लोअर लेटर को ये आपस में डिफ्रेंशिएट नहीं करता। प्लस थोड़ी सी इसकी अगर हम डिटेल्स की बात करें तो फाइल नेम्स कैन बी अप टू 255 कैरेक्टर्स एंड सो ऑन।
तो इस सबको याद करने की ज़रूरत नहीं है। अपनी आसानी के लिए सिर्फ ये 2-3 चीज़ें जो है वो आप लोग याद कर लो, बाकी अगर समझना चाहो तो आप ये पढ़ सकते हो, मैं आप लोगों को फोर्स नहीं करती। उसके बाद हमारे पास है ऑपरेटिंग सिस्टम 2। ऑपरेटिंग अच्छा, यहाँ फाइनली मैक ओ एस सपोर्ट्स रीडिंग एंड राइटिंग ऑफ द एक्सफैट फाइल सिस्टम 6 मैक्स ओ एस एक्स शो लेपर्ड स्टार्टिंग फ्रॉम वर्जन 10.6.5। इतनी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। लेट्स जंप ऑन टू ओ एस 2। Operating System 2.1.2 introduced the High Performance File System HPFS. HPFS support mixed case file systems in different code pages, long file names to 55 characters। यानी कि यहाँ पे क्या सपोर्ट करते हैं, ये केस फाइल्स नेम्स इन डिफरेंट कोड नेम्स सपोर्ट करते हैं, प्लस अ लॉन्ग फाइल नेम ऑफ 255 कैरेक्टर्स सपोर्ट करते हैं। इसमें डिस्क स्पेस जो है वो बेहतर तरीके से यूटिलाइज होती है, और इसका एक आर्किटेक्चर ऐसा है कि दैट कीप्स रिलेटेड आइटम्स क्लोज टू ईच अदर ऑन द डिस्क वॉल्यूम। यानी कि जो आपस में रिलेटेड चीज़ें होती हैं उनको डिस्क के ऊपर जो है वो आस पास रखता है। लेस फ्रेगमेंटेशन ऑफ डेटा, इसके अंदर फ्रेगमेंटेशन यानी डेटा को छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड करके डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर सेव करना, ये चीज़ें थोड़ी कम हैं। डेटा जो कि आपस में रेलिवेंट है उसको पास रखता है मेमोरी के अंदर, पास फिज़िकल एड्रेसेस पे रखता है। और उसके बाद कह रहा है एक्सटेंड बेस स्पेस एलोकेशन, यानी कि स्पेस एलोकेशन हो सकती है जो कि हमारे पास प्रीवियसली नहीं था। हमने फ्रेगमेंटेशन की बात ही तब की थी कि फॉर एग्जांपल एक फ़ाइल है, उसको 2 MB रिक्वायर्ड थे, उसको एडिट किया, एडिट करने के बाद अब उसको सेव करने के लिए 4 MB स्पेस रिक्वायर्ड है। तो हो सकता है कि हमारे पास डिस्क पे जहाँ पे वो फ़ाइल सेव हो 2 MB वाली, वहाँ पे उसके साथ कोई और स्पेस जो है वो खाली ना हो, तो हम सर्च आउट करेंगे कि डिस्क पे कहाँ 2 MB फ्री है, वहाँ पे हम लोग उसका फ्रेगमेंट बना के जो है सेव कर देंगे। यानी 2 MB जो है वो किसी और फिज़िकल एड्रेस पे सेव होगी कहीं दूर, और 2 MB जो है वो उसी फ़ाइल की कहीं और सेव होगी मेमोरी में। लेकिन ये फ़ाइल जब हम रन करेंगे तो ये 4 MB यानी जिसके जितने भी कंटेंट्स हैं वो एक ही जगह पे सेव हो रहे होंगे। लेकिन अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम 2 की बात करें तो यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन जो है वो कम होती है, और जो जगह जहाँ पे हमने इनिशियली फ़ाइल को सेव किया है उसको एक्सटेंड करके हम लोग चीज़ों को जो है वो वहीं पे सेव कर सकते हैं। तो प्रीटी मच इंटरेस्टिंग समझ आ रही है, ठीक है। उसके बाद मैं आप लोग को ये नहीं कहती कि इतना ज़्यादा जो है उसको डिटेल पढ़ो, लेकिन इट्स वेरी इजी, एक दफ़ा गो थ्रू कर लेना। उसके बाद हमारे पास है PCBSD। PCBSD इज़ अ डेस्कटॉप वर्जन ऑफ फ्री BSD विच इनहेरिट्स फ्री BSD। The new graphical installer of PCBSD can handle root on ZFS and RAID Z pool install and disk encryption using Jelly right from the start is an easy, convenient way. The current PCBSD Isotop edition has ZFS file system version number 5 and आप लोगों को ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम लोगों ने PCBSD जो है वो कभी यूज़ नहीं किया, तो इतना ही डिटेल करने की ज़रूरत भी नहीं है। उसके बाद हमारे पास है प्लान 9, उसको भी हम लोग छोड़ते हैं, डायरेक्टली जंप इन करते हैं टू माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, क्योंकि हमारा जो असल समझने वाली चीज़ है दैट इज़ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। इसको इंशाल्लाह हम लोग इन डिटेल जो है वो डिस्कस करेंगे, लेकिन अगले पार्ट में, क्योंकि अभी मैं ये वाला पार्ट जो है यहीं पे ख़त्म करती हूँ, ठीक है। तो इंशाल्लाह आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।